मैं 18 साल की थी, लेकिन मुझे बड़ी उम्र के मर्द बहुत ज़्यादा पसंद थे। शादी हुई तो पति के बजाय ससुर पर आशिक हो गई। ससुर की खिदमत करने के बहाने उनको बार बार हाथ लगाती। मेरे ससुर काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान थे। मैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए मचलती रहती। एक रात मेरा शौहर घर से बाहर था, तो मैं ससुर के कमरे में रेड कलर की नाइटी पहनकर चली गई। उन्होंने कहा, बहू मेरे पैर दबा दो, लेकिन मैंने लाइट ऑफ कर दी और पाँव दबाने के बहाने ससुर के साथ शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने शौहर की रोमांटिक बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था, जैसा कि हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के हवाले से बड़ा कुछ सोच रखा था कि शामिर कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी आज की रात को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के इतने ख्वाब सजाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब शामिर कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्कुराई थी। दिल में गुदगुदाने वाले ख्यालात आने लगे थे। एक अजीब सी हलचल मचने लगी थी। शामिर मेरे पास आकर बैठ गया, एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे गायब ही नहीं हो रही थी। कहने लगा, तौबा तौबा, कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। उसकी ये बात मेरे लिए कुछ गैर मुनासिब थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी भारी भरकम उरूसी लिबास को देख रहा था। कहने लगा, सोनिया जाओ यार, कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो तुम्हें देखकर कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां इतना भारी लिबास पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने सब्र का इम्तिहान क्यों देती हो। ऊपर से ये इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर मुझे न जाने कुछ हो रहा है। उसके चेहरे पर बेजारी थी। कहने लगा, सोनिया प्लीज, पहले तुम ये सब उतारो और एक आम से लिबास में मेरे पास आकर बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ इसलिए तो तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरी रोमांटिक अंदाज में तारीफ करे, मोहब्बत के जुमले बोलकर मुझे शराबोर करे। लेकिन उसकी बेजारी देखकर मैंने न जाने कैसे अपने आंसू जब्त किए थे। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है शामिर, इस कमरे में एसी चल रहा है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर शामिर की आंखें हैरत से फैल गईं। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है ना। सोनिया जाओ, शाबाश, उतारो ये सब कुछ और एक सादा सा लिबास पहन कर आओ। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था कि वो अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेगा, मेरे माथे की बिंदिया को अपने प्यार भरी बातों के दौरान अपने हाथों से उतारे, मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवरात उतारे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाय रे मेरे मचलते अरमान। मेरी तो दोस्तों ने भी वेडिंग नाइट के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। शौहर शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, लेकिन शामिर तो बिल्कुल वैसा न था। बहरहाल मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई। अलमारी में से एक सादा सा लिबास निकालकर मैं बदलने के लिए चली गई। जब मैं अपना मेकअप को धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो बड़ा अच्छा मेकअप करना, कि मेरा शौहर मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बात सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही, मेरी तो जुबान चलती रही कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाना वो ज्यादा सूट करती है। देखो जूड़ा मत बनाना, चुटिया ही रहने दो, और बालों पर कलियों के गजरे जरूर लगाना। अपनी एक एक चीज सर से उतारते हुए मुझे सारी बातें याद आ रही थीं। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर शामिर के सामने बैठी तो कहने लगा, शुक्र है अब कुछ इंसान लग रही हो। उसकी बात पर तो मैं तप कर रह गई थी। बहरहाल मेरी वो रात बहुत ही फीकी गुजरी थी, क्योंकि शामिर ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी, ना ही रोमांटिक भरे अंदाज में मोहब्बत भरा इजहार किया था जैसा कि मैंने सोचा था। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लाउंज में वहीं पर बैठे थे। मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम से ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जगाता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि लग रहा था कि शामिर की नहीं बल्कि मेरी शादी हुई है। सच पूछो दिल की बेकरारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाला था।
कि नहीं बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई। कहने लगी, बड़े बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नज़रें झुका लीं। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का एक हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। मैं अपने सास ससुर के पास आई, उनको सलाम करने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके लिए नाश्ता तैयार करे। शामिर मेरा इकलौता बेटा है, घर में कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा है। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिम नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक बना है या नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, शामिर कहाँ हैं? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शामिर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। सब मेरा कमरा खटखटाकर थक चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही रोमांटिक किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई है, लेकिन इसके बरक्स शामिर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सजती सवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस एक सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेता। खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शामिर, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस मुझ पर एक नज़र डालता और कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक मोहब्बत वाला इजहार सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग बिखर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी अम्मा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आईं और कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ उठाने लगे, मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे। कहने लगे, सुमैया, तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो? ये कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा? कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है। कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कह रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, सुमैया तुम्हें कब समझ आएगा? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर जाते ही तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था। उन्होंने फौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया। उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुश्क हो जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें अपनी जरा भी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था कि काश कभी शामिर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारी सदके जाते हैं अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का।
कहने लगे, सुमैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी। नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूं ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाई तो गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाता हूँ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ना आ जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी कि काश ऐसी मोहब्बत शामिर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज में डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामिर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बना कर दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े और बाकी चीज़ें टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। क्या बिगड़ जाता उसका कि मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से में किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी कि चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर शामिर कमरों से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामिर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसा ही था। एक बार शामिर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामिर, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ कहीं चली जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस शख्स को ज़रा भी मेरी परवाह न थी। हालांकि वो जानता था मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं है कि टप टप आंसू बहाना शुरू कर देती हो। तो मैं समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तो मैं ले जाऊंगा 2-4 दिन में। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे थे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि कुछ दिन बाद शामिर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बातें कर रहा था, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की। ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वो लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता सुमैया। जब तक तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई न था, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते थे, मेरे दिल में बेख्तियारियां बढ़ने लगती थीं। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करता है।
मैंने सोचा कि शायद मैं शामिर से कतराना शुरू कर दूं, तो शायद उसे मेरी कदर हो जाएगी। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार शामिर मुझसे कहने लगा, जाओ चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। काफी दिनों से तुम कहीं पर नहीं गई हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा शामिर पूछेगा क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं उसे नखरे दिखाऊंगी, उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इतनी बेमुरव्वत तरीके से रहता है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। वो शायद मुझे मनाएगा, मगर उसने कहा, चलो ठीक है, तुम खुद चली जाना। उसने तो बात ही खत्म कर दी। मैं बुझे हुए दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरी सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में सरगोशियां कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी। बार बार मेरे ससुर की छेड़छाड़ पर उनके हाथ पीछे कर रही थी। क्या आप कभी नहीं सुधरेंगे? अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। और वो उन्हें कहने लगे, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो इस बार भी उनके घर नहीं गईं। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहां चली गईं तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना देवदास बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी 2 घंटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश मेरी शादी किसी ऐसे ही शख्स से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर हैं। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझती। एक मेरा शौहर है, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कहता है जाओ अपनी दोस्तों के साथ घूमा फिरा करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। खुद भी अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। और एक मेरा ससुर है जिसे मेरी सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुर से इस कदर मुतासिर हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये ख्वाहिश होने लगी कि वो मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ करें। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास से करते हैं, वैसे ही लफ्ज मेरे भी कान सुना करें। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं करने लगी। हालांकि पहले ये सब काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वो लाउंज में आकर बैठे, मैंने फटाफट से चाय बनाई और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वो कुछ हैरान हुए। कहने लगे, सुमैया किधर है? मैंने कहा, अब अम्मा को छुट्टी भी दे दें, कब से वो आपकी खिदमत कर रही हैं, अब आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, हाँ ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है ना कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखें। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहने लगे, वाह, तुम्हारे हाथ में भी तुम्हारी सास जैसा जादू है। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर ये चाय तुम्हारे सास के हाथों से बनी होती तो मैं उसके हाथों को जरूर चूम लेता। ये कहकर वो चाय का कप होठों पर लगाने लगे और मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिन्हें आज तक मेरे शौहर ने पकड़कर अपने होठों पर नहीं लगाया था, कभी मेरी तारीफ भी नहीं की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, शुक्र है आज आपने अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि बाहर जाऊंगी, आपको चाय बना कर दूंगी। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा थकी थकी सी हैं। ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आज तो बहू बनाकर ले आई है। मैंने चाय पी ली, लेकिन कल से चाय तुम ही बनाकर दोगी। अरे जो मज़ा तुम्हारे हाथ में है वो किसी और के हाथ में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर घर आते, मैं भागी दौड़ी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लेकर आते थे। मैं उनके हाथ से शॉपर पकड़ती, फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें पेश कर देती। जब वो मेरे हाथ से गिलास लेकर पी लेते, लेकिन फौरन से सुमैया सुमैया कहने लगते। फौरन से मेरी सास को बुलाते, कहते, तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारी डाल दी? अरे भाई, कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखाया करो। तुम हो के कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था, उम्र का तकाजा भी था। मैंने कहा, अब्बा आप क्यों अम्मा के पीछे पड़े रहते हैं, मैं हूं ना, आप अम्मा को आराम करने दें। वो कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी ये करती क्या है, सारा घर तुमने संभाल लिया है, बस इसे मुझे ही तो संभालना होता है, उस पर भी इसके नखरे हैं।
मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उस पर मेरे ससुर की शोखियां उरूज पर जाने लगती। वो ऐसे ऐसे जुमले कहने लगते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगती कि कोई मुझसे भी ऐसा ही इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनसे तस्कीन हासिल करने की कोशिश करती। यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी तो रूखी फीकी ही गुजर रही थी, क्योंकि शामिर बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। उसे बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती है, फिर तो वो यूं होता है जैसे उसका और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? मैं तो उस दिन रोने ही लग गई थी। अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि जब मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये कौन है जो हिचकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फ़ोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, फरीदा मैं क्या करूं? मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूं कि कमाल भाई का फराज से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर नहीं आने देंगे। हालांकि फराज बहुत अच्छे हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं, बस वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि सुमैया मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हारे लिए वो अपनी बहन से बात कर करके फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फोन से बात टाल कर फोन रख दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अब्बा कहाँ हैं? कहने लगी, अपने कमरे में होंगे। मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? वो कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उसे जाकर मिल लूं, लेकिन उसके मियाँ की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा नाराजगी है, इसलिए उसका शौहर तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो ऐतराज नहीं होगा, लेकिन फराज को तुम जानती हो, उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको अब्बा जैसे शौहर मिले हैं। वो कहने लगी, खुशनसीब हूँ मैं? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी रश्क भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि मेरा शामिर अपने अब्बा जैसा नहीं है। ये सुनकर मैं हैरत से अपनी सास की जानिब देखने लगी। वो कहने लगी कि देखो ना, तुम कितनी आज़ादी से अपने मायके जाती हो, 2-2 दिन रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलकर आती हो, ड्राइविंग करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो, तुम्हें आने जाने की आज़ादी है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है, मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना दूभर हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत कुछ ऐसी ही है, दम घोंटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है, औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है, मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन फराज मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना है मैं फराज के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने ये जिंदगी किस अजियत से गुजारी है। ये मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध कर रख लो। कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकती। फराज कहते हैं तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। अपनी मर्जी से बारिश में नहा भी नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से मैं सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये मोहब्बत होती है? शादीशुदा जिंदगी में अपने सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस जिंदगी की ख्वाहिश मैं कर रही थी वो तो बहुत अजियतनाक थी। शुक्र है कि शामिर ऐसा नहीं था। मुझे अब अपने शौहर की कदर हुई थी। वो कहता था कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है।
ठीक है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर हर वक्त मुसल्लत रहें। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं था। उसकी मोहब्बत के छोटे-छोटे जुमले मुझे कभी नज़र ही नहीं आए थे। मैं तो शायद अपने ससुर की ऊपरी मोहब्बत सुनकर वैसी ही मोहब्बत चाहने लगी थी। लेकिन अब मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे खुदा ने मेरे साथ अच्छा मामला ही रखा है। वैसे आपको किस तरह की मोहब्बत पसंद है? अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैंने जब से उस लड़की को देखा था, मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। उसे देखते ही मन में बड़े ही अजीब-अजीब से ख्याल आने लगते। उसकी खूबसूरती मेरे दिल में पूरी तरह उतर चुकी थी। अब तो बस मन में एक ही इच्छा थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसके साथ रात रंगीन करूं। और वो मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मेरी पत्नी एक हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। बस फिर क्या था, मैंने टीना को बताया कि मेरी पत्नी अपने अंकल के घर गई हुई है। अब हम दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भी मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए बेतहाशा तड़प रही थी। बस फिर क्या था, उस रात हम दोनों ने मिलकर। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की काम करने आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम टीना था। उसकी उम्र यही कोई 18 साल थी। एक तो कम उम्र, ऊपर से चढ़ती जवानी देखकर मैं तो बावला सा हो गया था। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। जब वो पहली बार हॉस्पिटल में आई तो हॉस्पिटल में काम करने वाले मेरे सारे दोस्त और नर्स उसको देखते ही रह गए थे। फिर जब टीना की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी तो तब से मानो मैं तो मछली की तरह तड़प उठा था। हमारे हॉस्पिटल के सारे मर्दों में मैं ही एक शादीशुदा था। ऐसे में टीना पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर अब जब ये चमत्कार हो गया था, तब से मैं सभी को आहें भरते देखकर खुद पर कुछ ज़्यादा ही नाज कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस एक नज़र पर टीना मुझ पर फिदा हो जाएगी। पता नहीं उस हसीना को मुझ में ऐसा क्या नज़र आया था जो मुझे अपना दिल दे बैठी थी। लंच करते वक्त मैं आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, भाई लोग, अब ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये किसी पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। मेरे इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा था और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने हॉस्पिटल के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी से चलते फिरते हुए कुछ खा ही नहीं पाया था। तब मैंने चपरासी से चाय मंगवाई और अपनी चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो इस वक्त मैं एक पेशेंट को जांच कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो टीना के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसकी खूबसूरती, उसका गोरा बदन, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में टीना एक ऐसा कंप्लीट पैकेज थी जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो टीना के सामने मुझे अपनी पत्नी पूजा की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे पूजा में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर टीना से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कुछ तो ऐसा है टीना में जो मेरी पत्नी पूजा में नहीं है। शायद मुझे टीना से इश्क वाला लव हो गया था, जो शायद उस वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जो मैं अपनी पत्नी पूजा से करता था उससे भी ज़्यादा, इसलिए तो टीना मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर टीना का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा था। एक महंगे होटल में डिनर और महंगे महंगे उपहार पाकर टीना मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति प्यार उमड़ता हुआ देखता, तब तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा
जब टीना के प्यार भरी नज़रें मुझ पर पड़ेंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर पूजा मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नज़रें मुझ पर उठने लगी थीं, पर मैं चुपचाप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। रात को सोते वक्त जब कभी पूजा मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता। मैं तो मुंह फेर कर सो जाता था और वो आंसू बहाती रहती थी। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता। मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। बीतते समय के साथ साथ मेरी टीना को पाने की चाहत बढ़ने लगी थी, क्योंकि टीना की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे पूजा से तलाक लेकर टीना को अपना बना लेना चाहिए। तभी मेरी इस बोरिंग भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। पूजा के अंकल की अचानक बीमार होने की खबर आई। वो 1 हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। मुझे तो मानो गड़ा हुआ चिराग मिल गया। पूजा मुझे बोली, सुनो जी, मैं गाँव जा रही हूँ। पूजा अपना सामान पैक करते हुए मुझसे फ़ोन पर कह रही थी। तो मैंने कहा, तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। फिर उसने कहा कि मैं काकी को बोल दूंगी, वो सुबह शाम आपका मनपसंद का खाना बनाकर दे दिया करेंगी। पूजा तो अभी भी मेरे लिए परेशान थी। मैंने भी अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, पूजा, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूं, पर क्या करूं, इतना ज़्यादा काम जो है। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन रख दिया कि नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। पूजा का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया था। मैं तो बावला सा हो गया और सोचता कि यहाँ हॉस्पिटल में ही टीना को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊंगा। पर फिर कुछ सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही टीना से मिलने जाऊंगा। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर टीना के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाज़ा टीना ने नहीं बल्कि किसी मोटी सी औरत ने खोला था। उस औरत ने बेरुखी से देखा और बोली, मिस टीना ऊपर रहती हैं। फिर मैं ऊपर चला गया। जब मैं टीना के कमरे में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वो किसी गाने पर डांस कर रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। वो मुझे अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई थी। जल्दी से यहाँ वहाँ पड़ा हुआ सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे लिए पानी लेने के लिए चली गई। टीना के जाने के बाद जब मैंने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई, तो इर्द गिर्द जमी मोटी सी परत धूल को पाया। इतना गंदा कमरा देखकर मेरा तो जी मिचलाने लगा था। अब धीरे धीरे मुझे अपनी पूजा की कदर समझ आने लगी थी। वो तो सारा घर शीशे की तरह चमकाकर रखती थी, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम था कि पूछो ही मत। थोड़ी देर में टीना मुझे चाय थमाते हुए बोली, ये लो स्पेशल चाय। डिनर के वक्त चाय देखकर मेरे सर पर चढ़ा इश्क का भूत बिखरने लगा। टीना अपना पसीना पोंछते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी टीना के लिए महसूस कर रहा था, वो तो सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा हुआ मूड देखकर तुरंत टीना ने अपना अगला पासा फेंका। वो तुरंत मेरे पास आई और मेरे साथ लिपट गई। मुझसे कहने लगी, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। वो मुझे मदहोश करने लगी थी। सच बताऊं तो मैं भी घर से इसी इरादे से आया था, लेकिन वहाँ के हालात देखकर और उसकी चाल देखकर मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था। लेकिन टीना के साथ वो सब करने की इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं फिर भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने उसके साथ 2 घंटे तक वक्त बिताया और जब हम दोनों आराम करने लगे, फिर टीना मुझसे बोली,
तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे स्वर्ग की सैर कराती हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा तो सर ही घूम गया। फिर मैंने कहा कि प्यार बिना शर्त के होता है टीना बेबी। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया था। टीना ने हंसते हुए बोला कि आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। टीना के प्यार का ये घिनौना रूप देखकर मैं तो टूट सा गया था और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। टीना मुझे और कुछ कह पाती तब तक मैं अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाले लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन मैंने सबक सीख लिया था कि आपकी भोली भाली पत्नी से ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई पराई औरत नहीं कर सकती, और वैसे सुख आपको कोई भी नहीं दे सकती जो आपकी धर्म पत्नी दे सकती है। फिर अगले दिन मैं अपने हॉस्पिटल गया और हेड डॉक्टर से कहा, सर मेरा ट्रांसफ़र गांव में करवा दीजिए, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सर का हर काम बहुत अच्छे से करता था। तो उन्होंने कहा, वहाँ गांव में ट्रांसफ़र करवा कर क्या करोगे? अगर बोलो तो मैं दिल्ली या मुंबई में करवा देता हूँ। तभी मैंने अपने सर से ज़रा सी बात ऐसी कही, सर मेरी पत्नी गांव में गई हुई है, उसके अंकल की तबीयत बिगड़ी हुई है और सर मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा उसके बिना। फौरन ही सर ने मेरे जज्बात को समझ लिया और मेरा ट्रांसफ़र गांव में करवा दिया। मैं भी अब टीना के चंगुल से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो प्यार नहीं सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती थी। अगले दिन मैं गांव आ गया और अपना नंबर बदल लिया और फिर अपनी पत्नी के पास आ गया। वो देखते ही मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पूजा अब चुप भी हो जाओ। अब फिर दोस्तों रात हुई तो अपने बेटे और बेटी को सुला दिया। फिर मैं अपनी पत्नी से अपने रूठेपन के लिए माफ़ी मांगने लगा। तो उसने बोला, आप अपने ऑफिस की वजह से परेशान थे, इसलिए आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुनकर कि मेरी पत्नी कितना प्यार करती है मुझसे और मैं इसको ही धोखा देने वाला था। खैर दोस्तों, मैं अपनी पत्नी से ये वादा किया कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने प्यार से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। सच कहूँ तो मुझे अपनी पत्नी की बाहों में आज बहुत सुकून मिल रहा था। मैं उस चालाक लोमड़ी के चक्कर में अपनी वफादार पत्नी को खोने वाला था। ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। दोस्तों, जो प्यार हमारी अपनी पत्नी हमें दे सकती है वो बाहर की कोई लड़की नहीं दे सकती। वो तो बस हमारे पैसों पर ही नज़र रखेगी। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ हमेशा वफादार रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और कहानी में। मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में बेहद स्मार्ट हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं मुंबई आया था, तो मैं कुछ बनने के सपने साथ लाया था। लेकिन मुंबई में मुझे टीना मैम क्या मिली, जिंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। मैंने मुंबई के एक फेमस इंस्टीट्यूट में यूपीएससी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया था। तो वहाँ पढ़ाने वाली मैडम जी यानी कि टीना मैम का जादू पहली ही नज़र में असर कर गया और प्यार में बदल गया। खूबसूरत भरा पूरा बदन और बेहद नशीली झील सी आँखें, घुंघराले लंबे बाल, ऐसे कि सामने वाला देखता ही रह जाए। मैंने टीना मैम से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में मैं अक्सर मुश्किल सवाल रखता, पर टीना मैम की सब्जेक्ट पर गज़ब की पकड़ थी। मैं उसे कभी भी अटका नहीं पाया, लेकिन मुझ में भी बहुत खूबी थी, इसलिए टीना मैम मुझे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी। टीना मैम ने मुझको रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कॉफ़ी हाउस में थे और वहाँ कहीं अनकहीं बहुत सी बातें हो गईं। अब तो नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं, तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर मैंने टीना मैम को प्रपोज़ भी कर दिया, लेकिन टीना मैम ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसी मुझको उम्मीद थी। एक बार टीना मैम की बहन की शादी थी, उसने मुझको इनविटेशन दिया, तो मैं भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता।
काफ़ी अच्छा आयोजन था, लेकिन मुझको इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दुनियादारी की रस्में रात भर चलने वाली थीं, इसलिए मैं मेहमानों के रुकने वाले हॉल में आकर सो गया। लोगों की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से मेरी नींद खुली। हालांकि लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की को मैं अंधेरे में भी पहचान गया था। टीना मैम इस तरह मेरे साथ, ऐसा सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। टीना मैम ने मुझको मदहोश कर दिया था। अपने करीब टीना मैम को पाकर मुझे जैसे स्वर्ग मिल गया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। जब तूफान थमा तो टीना मैम वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गईं और मैं उनकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसे ही एक और घटना घटी। हुआ यूं कि तेज बारिश थी। रास्ते से गुजरते समय मैंने टीना मैम को रोड पर खड़ा हुआ देखा, तो मैंने फौरन उनके नज़दीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। हम दोनों उस पर सवार होकर घूमने निकल गए। टीना मैम को रोमांचक की ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए इस मौके का लुत्फ़ उठाना चाहती थी। बारिश का मज़ा रोमांस में बदल रहा था। प्यार में शराबोर हम घंटों सड़कों पर घूमते रहे। मेरी और टीना मैम की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही थी। तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। टीना मैम ने मुझको होटल में बुलाया। डिनर की पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। टीना मैम की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट है। मैंने मुस्कुराकर टीना मैम से कहा, आखिर किस खुशी में जो स्पेशल ट्रीट दे रही हो? टीना मैम ने कहा, मुझे नई नौकरी मिल गई है फरीदाबाद में, आईपीएस अधिकारी की। मेरा तो दिल टूट गया था ये सुनकर कि टीना मैम को सरकारी नौकरी मिल गई है। इसका मतलब उनकी जुदाई भी थी। मैंने दुखी लहजे में टीना मैम को जुदाई का दर्द सुनाया। टीना मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे, नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे, उससे पहले नहीं। और ना ही मुझे फ़ोन करोगे और ना ही मुझसे चैटिंग करोगे। मैं तुम्हारी टीचर रही हूँ, इसलिए मुझे ये गिफ्ट दोगे। फिर हम दोनों शादी करेंगे और एक नई ज़िंदगी, एक नई प्रेम कहानी शुरू करेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 1 साल का समय बस तुम्हारी यादों के सहारे गुजार लूँगी। अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने अपना वादा तोड़कर टीना मैम को कई बार फ़ोन भी किए, लेकिन उसने मीठी मीठी बातों से मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। मुझको भी ये बात चुभ गई। अब पूरा समय मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोहब्बत की कोशिश इंसान से कोई भी काम करा लेती है। मुझको सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब टीना मैम को पाने में कोई रुकावट नहीं थी। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया था। मैं टीना मैम से मिलने के लिए फरीदाबाद के लिए निकल गया। 1 साल बाद टीना मैम से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। मैं ट्रेन में बैठा और चल दिया। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन मुझको उसकी रफ्तार बैलगाड़ी से भी ज़्यादा धीमी लग रही थी। रात का 1 बज रहा था। मैंने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बांटना चाहा, लेकिन बेजान काले हुरूफ और कागज़ टीना मैम की कल्पना की क्या बराबरी करते। टीना मैम तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में मैंने खुद को रोक लिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज मैंने पूरा कर दिया था। अब फैसला टीना मैम का था। मैंने मोबाइल फ़ोन निकाला और टीना मैम का नंबर डायल किया, फिर अचानक फ़ोन काट दिया। मुझे याद आया कि टीना मैम ने यही तो कहा था कि जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर मैंने मोबाइल फ़ोन वापस अपनी जेब के हवाले कर दिया। मैं अपनी बर्थ पर लेट गया। सुख के लम्हों को मैं टीना मैम की यादों में जीना चाहता था। अचानक ट्रेन रुकी तो मेरी नींद खुली और अब भी सुबह के 3 बजे थे। फरीदाबाद अभी भी दूर था। मैं दोबारा आंखें मूंदे
हसीन सपनों में खो गया। ट्रेन जब फरीदाबाद पहुंची तब सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने टीना मैम को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन किसी अनजान ने उठाया था। वो नंबर टीना मैम का नहीं था, उसका नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन मैं मालूम करता हुआ टीना मैम के कॉलेज पहुंचा। लाल गुलाब और टीना मैम के लिए गिफ्ट से भरे बैग मेरे हाथों में लगे थे। वैसे भी मुझको टीना मैम को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचाकर मैं उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट बुनता था, जिन्हें पाकर टीना मैम बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज मैं उनके कॉलेज गया। टीना मैम के रूम में पहुंचा तो मुझको देखकर वो उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे करके मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी। टीना मैम ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और मुझको शुभकामनाएं दी। मुझ में भी सब्र कहाँ था। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। प्लीज राहुल, ये सब नहीं, प्लीज रुक जाओ। अचानक टीना मैम ने सख्त लहजे में मुझको टोकते हुए रोका। निराश होकर मैंने पूछा, लेकिन यार अब तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब हम दोनों शादी करेंगे। मुस्कुराते हुए टीना मैम बोली, सॉरी राहुल, प्लीज, मेरी सगाई हो चुकी है, अब ये सब बातें तुम भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? मैं उन्हें घूरते हुए बोला। वो कहने लगी, मुझे तुम्हें भूलना होगा, वो सब तो मजाक की बातें थीं, 1 साल पहले कही गई बातें। क्या अब इतने दिन बाद? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मुस्कुराते हुए टीना मैम ने कहा। मैं उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब मेरे कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 1 साल में ख़त्म हो जाती हैं, मायने खो देती हैं। मैं समझाने की लाख कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चा प्यार किसी न किसी बहाने से आपको रोक लेता है। फिर टीना मैम ने मुझे पीछे से इशारा किया और बोली, रुको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने टीना मैम को कहा, तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम मुझे बता देना, उसके बाद मैं वहीं पर एक कमरा लेकर रहने लगा। फिर अगले सुबह टीना मैम मेरे उस कमरे पर आईं और उसने अंदर आते ही मुझे अपने गले लगा लिया। उसके बाद टीना मैम ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप तुमसे शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, इसलिए हम दोनों के पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूँगी। उसके बाद मैं भी प्यार में मजबूर था, मुझे भी भागकर शादी करनी पड़ी और मैं और टीना मैम ने भागकर शादी कर ली और अब हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। जवानी की दहलीज पर अभी ताज़ा ताज़ा कदम रखा था उसने। उसे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। गरीबी के चलते वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। शहर से दूर बस रही कॉलोनी में एक शानदार कोठी बन रही थी। मिक्सर मशीन की तेज आवाज के बीच में मजदूर काम में लगे हुए थे। उनमें से जवान और अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थीं। उनमें से जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की भी थी। वो सर पर ईंट ढोने का काम कर रही थी। तराई भी हो रही थी, इसलिए उसके गीले बदन से जवानी झांक रही थी। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास ही मकान मालिक खड़ा हुआ था, जो बहुत बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलवाएगा, इसलिए उन्हें खुश करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान मजदूर लड़की की तरफ देखते हुए पाया। मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की तराई अच्छी तरह से करना, तभी मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, इस काम में मैं अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को
इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइजर ने सहमति से सर हिलाया। उसने जाकर ईंट ढोती हुई लड़की को कहा, आज से मकान की तराई का काम तू करेगी। ये सुनकर वो मजदूर लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रखकर पानी का पाइप उस मजदूर लड़के से लेकर दीवार के प्लास्टर पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों को नाश्ता कराने को कहा। वो तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने को कहकर उस लड़की को देखने लगा। किसी भी मजदूर लड़की को फंसाने का ये एक अच्छा तरीका था कि उसे हल्का काम देकर, खासकर मकान में तराई का काम दिया जाता था। ये एक जाल होता था जिसमें जवान मजदूर लड़की के फंसने की उम्मीद ज़्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी और वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ कितनी गरीब मजदूर लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी, और ये आलीशान मकानों में रहने वालों को पता भी नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ ना समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोज़ाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वो जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। 1 हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला बनते मकान के किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की चौंकते हुए डरकर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में ऐसा कुछ देखा जो उसे ठीक नहीं लगा। पानी में भीगा उसका बदन ठंड और डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बह रहा था। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे के उस कमरे में निकलने के रास्ते पर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कहते हुए वो बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने असहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार था। उस दिन सभी मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से रजिस्टर पर दस्तखत कराकर या अंगूठा लगवाकर पैसा दे दिया। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को सभी मजदूर काम पर आ गए थे। वो लड़की भी डरी डरी सी काम पर आई थी। काम शुरू होते ही रोज की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइजर ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे भारी कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी थी। जवान मजदूर लड़की परेशान होने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई करने का काम किया था। उसे ईंट ढोने जैसा भारी काम करना अब अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे सब मौसी कहते थे, उससे जाकर अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। उस अधेड़ मजदूर की बात ठेकेदार मानता था। वो कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और काम करने में भी बहुत तेज थी। उसने लड़की से कहा, मैं ठेकेदार से बात करूंगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वो लड़की थककर चूर हो गई थी। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों बाद किया था। बीच में उसे कमर सीधी करने का मौका भी नहीं मिला था, पर उसे भरोसा था कि मौसी अगर कहेगी तो उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह काम करते हुए 5-6 दिन हो गए थे।
भारी काम करते करते लड़की परेशान हो गई थी। बीच में चाय नाश्ते और आराम की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक में गजब का सब्र था और अपने आप पर यकीन था कि दूसरा तरीका कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरों का पैसा बंटने का दिन आ गया था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपये उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज हो रहे हैं कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। गरीबी और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी, इसलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर मिलने का सोचा। रात को खाना खाकर वो सीधा पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मौसी के घर गई और जाकर उनसे कहा कि ठेकेदार ने काम से निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देख बेटी, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी हो चुका है। ये ठेकेदार नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, या साहब नहीं होगा तो कोई दूसरा साहब होगा। तेरी किस्मत और हिम्मत हो तो अपने आप को बचा ले, या काम से बचना है तो जो वो चाहते हैं कर दे। मौसी ने अपने ब्लाउज से 1000 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ये ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। 1000 का नोट जोर से पकड़कर वो लड़की चुपचाप अपने घर आ गई। उसे देर तक नींद नहीं आई। ठेकेदार द्वारा आराम का काम देने और मकान मालिक द्वारा रोज स्वादिष्ट नाश्ता कराने की याद में उसके मुंह में पानी आ गया था। वो सोचने लगी कि किस तरह ज्यादा मेहनत करने से रात को उसका बदन थककर चूर हो जाता है। उसने अपने आप से कहा कि इतनी मेहनत का काम मैं कैसे और कब तक करूंगी। फिर उसे मौसी की बात याद आ गई कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो जवान थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सो गई। दूसरे दिन रविवार था। आज वो निश्चिंत और बेफिक्र थी। मौसी भी उससे मिलने आई थी। उसने उनसे खूब हंस कर बातें की। मौसी समझ गई कि उनका काम हो गया है। उन्होंने शाम को ही ठेकेदार को खबर कर दी कि लड़की ने 1000 रुपये ले लिए हैं। दूसरे दिन सोमवार को वो लड़की नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर काम करने निकली। साइट पर सब उसे देखने लगे। सुपरवाइजर ने भी हल्की मुस्कान से उसे देखा, क्योंकि साहब लोगों के बाद बची हुई मलाई पर उसे भी मुंह मारने का मौका मिलने की उम्मीद थी। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था उससे उसे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे। वो उनका ही इंतजार कर रहा था। साहब दफ्तर से बीच में कोठी का काम देखने आने ही वाले थे। सुपरवाइजर ने उस लड़की को ऊपर के कमरों में जिनका प्लास्टर हो गया था तराई करने को कहा। वो ऊपर जाकर पाइप उठाकर तराई का काम करने लगी। बालकनी से उसने साहब को कार से उतरते हुए देखा। ठेकेदार तेजी से उसके पास आ गया और ऊपर देखते हुए वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। काम की रफ्तार बढ़ गई थी। मिक्सर मशीन का शोर भी तेज था। लड़की भी दीवारों पर पानी की तराई कर रही थी। थोड़ी देर बाद ठेकेदार उसी कमरे में आ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल जरा स्टोर रूम में एक काम है। लड़की ने मजबूत आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि क्या काम है, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी। उसने तुरंत पानी का पाइप नीचे पटका और साड़ी के पल्लू से 1000 का नोट निकालकर उसे वापस करते हुए कहा, ठेकेदार साहब, काम जितना मर्जी करा लो, आज से मैं तराई का काम नहीं करूँगी। तुम कहोगे तो 2 मजदूरों के बराबर काम करूँगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। इतना कहकर वो नीचे उतरकर सुपरवाइजर से कहने लगी, मैं तराई का काम नहीं, ईंटें ढोने का काम करूंगी। इतना कहकर उस लड़की ने तसले में ईंटें भरनी शुरू कर दी और अपनी इज्जत बचा ली। सलाम है उस गरीब मजदूर लड़की के लिए जिसने पैसों की जगह अपनी इज्जत को तरजीह दी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।